जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। संरक्षित वन पूरे देश भर में संरक्षित वन भूमि का विकास हो रहा है, संरक्षित वन बढ़ रहा है और यह हमारी सभ्यता के लिए, हमारे वर्तमान के लिए और हमारे भविष्य के लिए, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज इसी विषय पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आप डॉक्टर योगेश्वर मिश्र जी। आप वन उत्पादक संस्थान रांची के आप निदेशक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो सवाल है, हम ये समझ नहीं पाते हैं या आम दर्शक, आम लोग, ये संरक्षित वन आखिर है क्या? दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत जोहार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा सवाल किया आपने, इसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि संरक्षित वन जो है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वन होते हैं जिसके ऊपर कोई किसी तरह की एक्टिविटी या कोई क्रियाकलाप आम नागरिक नहीं कर सकता है और इसको कोई भी सामान्य वन को संरक्षित वन में परिवर्तित किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है कुछ आवश्यक संशोधन के द्वारा। और ये संशोधन जो है, आपको इसके लिए लोकसभा हमें जो पारित होता है संविधान संशोधन, इसके द्वारा आप इसको संरक्षित वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि जाहिर है, संरक्षित मीन्स पूरी तरह से संरक्षित होता है यह क्षेत्र और आप कोई भी एक्टिविटी इसके अंदर नहीं कर सकते, ना तो लकड़ी का बिनना, जैसे हमारे जंगल में आदिवासी भाई होते हैं, ये आम वनों में क्या करते हैं कि जाके जंगलों में कुछ कलेक्शन कर लेते हैं, कुछ एंटीपीस या कंदमूल जो है कलेक्ट कर लेते हैं, या जो लकड़ी छोटी मोटी कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन संरक्षित वन में इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो ये संरक्षित वन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, मतलब किस दृष्टि से ऐसा क्यों किया जाता है? इनफैक्ट जो देश में आज जिस तरह की समस्याएं हैं पर्यावरण को लेकर के, जी, और जब से ये क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आम जन तक पहुंच चुका, आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा घर घर तक पहुंच गया है। हम जो ऋतु चक्र में जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इवन कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है, इनका अस्तित्व तो आप देखेंगे कम से कम 150 कीट प्रजाति जो है प्रति दिवस ये नष्ट हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कितना? 150 प्रतिदिन समझ सकते हैं आप, यानी कि क्लाइमेट चेंज का भयावह रूप क्या हो सकता है आगे चल करके। और यह जो परागण की प्रक्रिया होती है, इसको बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इस वजह से जो जंगलों में जो फल मूल लगने चाहिए जिस तरह से, वह नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा है और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ऐसे कीट या ऐसे जंतु जो कि इस क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर पाते, उनका पूरी तरह से क्षरण हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्लाइमेट चेंज, और इसी चिंता को लेकर के संरक्षित वनों का क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में, इसका एब्जॉर्प्शन हो सके, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सोख सके। यही सरकार का एक मकसद होता है संरक्षित वन क्षेत्र डिक्लेयर करने का। यानी इसका ये मतलब है कि जो हमारी वन संपदा के साथ ही साथ जो जैविक संपदाएं हैं वो भी विनष्ट हो रही है और तेजी से विनष्ट हो रही है। तो हमारी जो सरकारें हैं वो क्या क्या इनिशिएटिव ले रही हैं इसके लिए? वास्तव में जो वन का जो मुद्दा होता है वो राज्य सरकार का मुद्दा होता है। केंद्र सरकार निश्चित ही अपने तौर पे काम करती है। जैसे किसी मेगा प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल होता है कि जैसे कि कहीं पे बड़ा सा कॉरिडोर बनना है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनना है, तो इसके लिए केंद्र सरकार देखती है किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देना है, परियोजना को मंजूरी देना है, इसके लिए केंद्र सरकार जो जिम्मेदार होती है और इसकी स्वीकृति देती है। लेकिन वस्तुतः जंगल जो है ये राज्य सरकार का मुद्दा होती है जी, और इसके लिए राज्य सरकार को अपने स्तर पे पहल करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किस तरह से वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 2 राज्य का जीवंत उदाहरण है। इन राज्यों ने अपनी तरफ से कोशिश किया है कैसे हरियाली प्रसार हो सके, ग्रीन वास कैसे बढ़ सके, इसके लिए इन राज्यों ने पहल किया है। इसके अंतर्गत जो हरिहर प्रसार योजना, छत्तीसगढ़ में हरिहर का मतलब हरियाली को कैसे प्रचार कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पहल किया है और हर मेड़ पर पेड़ ये इनका स्कीम चला हुआ है, जिसके तहत पर्यावरण को संतुलित किया जा रहा है, वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जा रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। वन जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत इसमें हर एक जिले में कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी को देख करके कोई ऐसे वृक्ष प्रजाति को या ऐसे बांस की प्रजाति को चिन्हित किया गया है जो कि उस क्षेत्र विशेष की जलवायु के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, और उस तरह के ही वन उत्पाद को, उसी तरह के प्रजातियों को ही वहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस तरह से इसका प्रचार प्रसार वन क्षेत्र का प्रसार जो है वो किया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा। डॉक्टर साहब, इधर के दिनों में जैसा अखबार और मीडिया में आया है कि अपने देश में भी वन क्षेत्रों में विकास हुआ है, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि वन क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, विकास हो रहा है उसका? एक्चुअल में ये जो रिपोर्ट है कि वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है इसमें कि वन क्षेत्र निश्चित तौर पर बढ़े हैं, और इसका जो रिपोर्ट है प्रति 2 वर्ष के अंतराल से उपलब्ध कराया जाता है, जो हमारा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में, जी जी, FSI जिसको कहते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसकी रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। पिछला रिपोर्ट 2019 में आया था, और अभी का जो रिपोर्ट आया करेंट जिसको मान सकते हैं 2021 में आया। इस अगला वाला 2023 में आएगा, इस साल के अंत तक आएगा। तो इसमें जो देखा गया कि पिछले जो जनगणना थी, वनों की गणना थी, जनगणना नहीं गणना कहूँगा, वनों की जो गणना थी, तो उसके एक एक वृक्ष की गणना करते हैं, एक एक वृक्ष की गणना की जाती है। इस बार जो है वो एक एक वृक्ष की गणना की गई है कि टोटल, जैसे कि साल, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो साल का कितना क्षेत्रफल है और कौन कौन से वृक्ष कितने तादाद में मौजूद हैं, इसकी भी गणना की गई है। और इसके लिए जो GIS जो टूल होता है जी, उसका बखूबी इस्तेमाल किया गया है। और इस बार के वनों की जो गणना है, वाकई उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। पूरे कंट्री वाइड यदि हम देखें तो 2200 के आसपास प्रति 2200 स्क्वायर किलोमीटर की दर से वनों का विकास हुआ है। और ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप, तो झारखंड में 102 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि कंसिडरेबल है, क्योंकि जहाँ वनों का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा था, वो बड़ा वहाँ पर 102 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि है। ये बड़ा उत्साहवर्धक क्षरण हो रहा था, ये उत्साहवर्धक फिगर है। और इस बार एक और प्रयोग किया गया है, जो गणना जो की गई है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा जी। इसमें एक्चुअली हम देखेंगे वनों की जो कैटेगरी होती है, जी जी, इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा घने वन जो है, या फिर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट MDF जिसे कहते हैं, और एक ओपन फॉरेस्ट OF, और इसके अलावा कुछ स्क्रब फॉरेस्ट होता है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक्चुअल में हम देखेंगे तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है VDF, इसका प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है जी, लेकिन साथ ही साथ यह उत्साहित करने वाला चीज़ है कि वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ है कि जो TOF जिसे कहा जाता है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरियाज, जी ठीक है ना, यानी कि वनों के अलावा जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कैसे वनों की वृद्धि हुई है उसको शामिल किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से जो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं हम लोग, कृषि वानिकी पद्धति, जी, इस कृषि वानिकी पद्धति की द्वारा जितने भी क्षेत्रफल बनाए गए हैं वन के, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए जो कंसिडरेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस बार वनों के क्षेत्रफल में, वो इसी कारण है। जैसे कि झारखंड के बारे में बताऊं तो पिछले यदि गणना के हिसाब से 2019 में जो की गई थी जी, इसके बाद 29,600 कुछ था, जो बढ़ के 29,713 करीब आसपास स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। हालांकि निश्चित ही 102 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, लेकिन जहां वनों का क्षरण हो रहा है वहां पर वहाँ के लिए तो अमृत है। ये इंडिकेटर है हम लोगों के लिए कि कैसे हम इस पे और प्रयास करके कैसे वन क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक फिगर है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात देखी जाती है, जैसे सरकार, आपने कहा कि सरकार ने इसको इनिशिएटिव लिया है और कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया है, तो कृषि वानिकी के प्रोत्साहन में सरकार क्या क्या कर रही है अभी के रिसेंट एरा में? कृषि वानिकी जो है एक महत्वपूर्ण आजकल
पहलू बन गया है यदि जी। हम वन क्षेत्र की बात करें या वन क्षेत्र की वृद्धि की बात करें। क्योंकि वन क्षेत्र की वृद्धि में इसका इसका महत्वपूर्ण योगदान आपने जो बताया। इस बार जो गणना की गई है उसके से बहुत बड़ा योगदान होता है। और TOF ही एकमात्र विकल्प बच के रह जाता है मेरे ख्याल से आज के क्षेत्र में वनों की वृद्धि करने के लिए, क्योंकि जंगल जो है वो तो अपनी जगह है, बहुत सारे क्षेत्र को हमने संरक्षित वन घोषित कर दिया है जी। इसका मतलब उसके अंदर कोई एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित ही हम जो वन क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र हैं उसमें वनों की वृद्धि करने के लिए हम निश्चित ही प्रयास कर सकते हैं। और इस मामले में कृषि वानिकी जो है एक महत्वपूर्ण टूल हो सकता है। अब जैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताऊँ या बिहार के क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में बताऊँ, जो कि हमारा ईस्टर्न इंडिया का जोन है, और चूँकि संस्थान का कार्य क्षेत्र 3 स्टेट है जी जी ईस्टर्न इंडिया का, आपका आपके यहाँ झारखंड, बिहार और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा नहीं है अपने साथ। उड़ीसा नहीं है। अच्छा। कुछ समय तक उड़ीसा था लेकिन अभी नहीं है उड़ीसा। तो ये 3 क्षेत्रों को कवर करते हैं। और हमने पिछले कुछ वर्षों में से बिहार सरकार के पहल के द्वारा ही उनके एग्रोफॉरेस्ट्री कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया था। करीब 2011-12 से शुरू किया गया था ये प्रोग्राम। और इसके तहत व्यापक क्षेत्र में और वृहद तौर पर हम लोगों ने पॉपुलर का ट्रायल लगाया था। पॉपुलर एक वृक्ष प्रजाति होता है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है प्लाईवुड बनाने के लिए। और चूँकि ये बिहार में ऐसा कि प्लाईवुड इंडस्ट्री है नहीं, अभी कुछ मेरे ख्याल से अपकमिंग कुछ आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सामान है या ज़्यादातर जो माल है पॉपुलर का जो तैयार होता है कृषकों के खेत में, वो सीधे ट्रांसफ़र होता है यमुनानगर में स्थित जो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है उनको। यमुनानगर में बहुत बड़ा सेंटर है इसका। हाँ। और यमुनानगर के जो जितने भी ट्रेडर्स है वो यहाँ आकर के हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है कि किसके यहाँ कितना जो क्रॉप खड़ा हुआ है पॉपुलर का, वो उसकी जानकारी दे देता है। उसमें सेलर जो है अपनी जानकारी देता है और बायर उसके माध्यम से, उस ग्रुप के माध्यम से संपर्क करता है उनको और उसको खड़े खेत में आकर ही उसको खरीद लेता है। तो इस तरह से कृषकों के ऊपर जो है बोझ जो है उसको काटने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, वो कम हो जाता है थोड़ा सा। और बदले में जो परचेजर होता है या जो बायर होता है उनको बहुत बड़ी सुविधाएं मिलती है कि एक ही क्षेत्र में बहुत बड़े तादाद में उनको रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल जो है, उसकी आपूर्ति हो जाती है। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य हमने शुरू किया है एग्रोफॉरेस्ट्री। कुछ जैसे फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है जो तेज़ी से बढ़ते हैं। देखिए आजकल डिमांड इन्हीं क्या है। जब हम एग्रोफॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी की बात करते हैं तो हम उनको कोई ऐसा वृक्ष प्रजाति नहीं सजेस्ट कर सकते जो कि 50 वर्षों में कंप्लीट करता हो अपना आयु। आप भी समझेंगे इस चीज़ को। जी बिल्कुल, क्योंकि एग्रीकल्चर कैश क्रॉप पे बेस्ड होता है। लगभग उनको हर 2-3 महीने में 4 महीने कैश जैसे लेते रहते हैं एग्रीकल्चर में। उस तरह से हमको कोई ऐसी वृक्ष प्रजाति सजेस्ट करना पड़ेगा जिसके द्वारा वो कम से कम 4-5 साल में या 6 साल में अपना क्रॉप, जो ट्री क्रॉप लगाया हुआ ना, एक्चुअल में उसको हार्वेस्ट कर सके। और एग्रोफॉरेस्ट्री जो है या कृषि वानिकी पद्धति एक कॉम्बिनेशन होता है एग्रीकल्चर क्रॉप का और फॉरेस्ट्री क्रॉप का। तो इस मामले में कुछ प्रजाति जो कि तेज़ी से बढ़ने वाले होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस बार प्रयोग किया है मिलिया डूबिया का। मिलिया डूबिया ये कौन सा? ये एक प्रजाति होती है जो कि ओरिजिन साउथ में हुआ है इसका। नेटिव इसका साउथ है, साउथ इंडिया है। वहाँ से इसको लेकर के कुछ फील्ड ट्रायल्स हम लोगों ने किसानों के खेत पे इसको लगाया है। एक तोरपा करके विलेज है, वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे रोड साइड में बहुत बढ़िया एक डेमो विलेज हम लोगों ने डेवलप किया है मिलिया डूबिया को लेकर के। तो इसका बहुत अच्छा इमारती लकड़ी है। इमारती लकड़ी है। इसका प्लाईवुड इंडस्ट्री में ही यूज होता है। इसके अलावा एक और प्रजाति थी महोगनी, जिसका हम लोगों ने सफल परीक्षण इस बार किया है कुछ फार्मर्स के फील्ड पे। 2-3 जगह पे हमने लगाया है इसको इस बार। और इसका चूँकि मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और महागनी चूँकि हमारे देश का क्रॉप नहीं है, नेटिव नहीं है, ये मैक्सिकन या मध्य अमेरिकी देशों से आया हुआ है और कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी आया है। इसको लेकर के हमने यहाँ एग्रोफॉरेस्ट्री का प्रयोग किया है। और इसका सीधा अर्थशास्त्र में समझा दूँ कि 1 हेक्टेयर में आप कम से कम 1000 पौधा लगाते हैं तो कम से कम यदि माने आपकी 25 CFT एक ट्री से मिलता है तो 500 रुपये रेट रखते हैं इसका। तो 1 एकड़ में आप 1000 पौधा लगाते हो तो कम से कम 1 करोड़ रुपये आफ्टर द इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स आपको निश्चित ही मिलेगा। ये बहुत ही लोअर साइड में रह के बात की मैंने 1 करोड़ रुपये, ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है। चूँकि इसका कुछ अभी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि झारखंड में अभी इसका प्रयोग जस्ट शुरू किया गया है, इनिशिएट किया गया है।
क्योंकि कुछ देशों में जैसे कि हरियाणा वगैरह में, पंजाब में बहुत सफल प्रयोग किए गए हैं महागनी वृक्ष को लेकर के, तो इसका डेटा हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ सालों बाद दे पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया सफल परीक्षण भी होने जा रहा है झारखंड के अंदर। और इसके कारण जो राज्य सरकारें हैं इस माध्यम से अपने वन क्षेत्रों का विकास कर रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ जी, ये भी हम लोगों ने कुछ क्षेत्र में किया है महागनी का प्रयोग। यदि किसान इससे सेटिस्फाई होते हैं, हम लोगों ने उनको कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप भी दिया है। जैसे महागनी का हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पे उन लोगों को एग्रीकल्चर क्रॉप भी दिया है, टमाटर दिया, बैगन दिया, मटर वगैरह कुछ सीड उनके साथ मतलब सप्लीमेंट, उनके साथ मिल करके हमने उसको सप्लीमेंट करने के लिए फॉरेस्ट्री क्रॉप को हम लोगों ने एग्रीकल्चर क्रॉप दिया है उनको, वो उसको लगाया खेत में, और मेरे ख्याल से 2 या 3 क्रॉप इस साल का ले चुके हैं। तो इस तरह से एक इकोनॉमिक्स कैलकुलेट होगा कि आफ्टर सम ईयर कि कितना उनको एग्रीकल्चर क्रॉप से बेनिफिट मिला और वृक्ष प्रजाति से उनको कितना लाभ लगभग 10 सालों के बाद ऐसा मिलता रहेगा। कहा जाता है कि यदि आप एग्रो फॉरेस्ट्री लगाते हैं तो कुछ जो वृक्ष की जो छांव होती है, शेड होता है, उससे थोड़ा सा क्रॉप में फ़र्क पड़ता है। तो वही चीज़ देखने वाली बात होगी कि कितना क्रॉप में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितना भी फ़र्क पड़े तो आगे आने वाले वर्षों में जो ट्री से जो बेनिफिट मिलना है वो उसको सप्लीमेंट कर देता है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस का। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कहा कि प्रतिदिन 150 ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो जैविक संपदा जो हमारी होती है वो छीन हो रही है। तो ऐसे जैविक संपदाओं को संरक्षित करने के लिए वन के संरक्षण पर तो सरकार ध्यान दे ही रही है अपने ढंग से, लेकिन ये जो जैविक संपत्ति है, संपदा है, इसको संरक्षित करने के लिए भी सरकार के पास में कुछ योजना है? जी, हमारे पास आपको बताना चाहूँगा थोड़ा, जैसे कृषि के क्षेत्र में होता है। जी जी, कृषि में अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अखिल भारतीय परियोजना, जैसे अखिल भारतीय परियोजना राइस, अखिल भारतीय परियोजना गेहूँ, अखिल भारतीय परियोजना मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, ये अलग अलग क्रॉप को लेकर के इनके एग्रीकल्चर चलते रहते हैं और इनका बड़ा अच्छा सेटअप होता है एग्रीकल्चर वालों का। हर एक क्रॉप को लेकर इनका AICRP जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स वो चलते रहते हैं। और चूँकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एग्रीकल्चर से बड़ा तो कुछ नहीं है देश के अंदर। हाँ, अपने देश के अंदर तो यही सब कुछ है अभी, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, सब जानते हैं। और इसमें यदि हम एग्रीकल्चर को ओवरलुक करके कुछ देखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। तो इसी मद्देनज़र जो ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने AICRP शुरू किया था हर एक क्रॉप को लेकर के। इसी फैशन पे, इसी तर्ज पे हम लोग का जो काउंसिल है, जिसे ICFRE कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका हेड ऑफिस देहरादून में स्थित है, इन्होंने भी कुछ क्रॉप को लेकर के इस बार लगभग 2 साल हो गए AICRP शुरू किया है, जिसमें कि मुख्य प्रजाति जैसे सागौन हो गया, सागौन का AICRP पॉपुलर हो गया जैसे मैंने बताया जी। और इसके अलावा अनेक दुर्लभ प्रजाति जैसे कि दलब्रिया लेटिफोलिया, एक काला शीशम जो कि बहुत तेजी से जंगल से खत्म हो रहा है। नहीं, वो तो लगभग खत्म हो गया। हाँ, तो ऐसे जितने भी पॉकेट्स या पॉपुलेशन जंगलों में बचे हुए हैं, हालांकि अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, और ये हम लोग के सर्वे के जैसे कि चिरौंजी का एग्जाम्पल बताऊँ मैं। जी बिल्कुल, चिरौंजी भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना। चिरौंजी भी मतलब जो अम्बलैंड एरिया है इसका, जंगल का, उसमें तो खत्म ही हो गया, सिर्फ डीप जंगल में वो है, उसमें थोड़ा सा बचे रह गया है। और जैसे कि महुआ की बात करूँ मैं, महुआ भी जंगल के अंदर तो नहीं है, डोमेस्टिकेटेड है। जितना गांव की जो छोर पे मिलता है आप लोगों को, वही है 5-10, या किसान के खेत पे खड़ा हो, जितना महुआ दिखता है वही बचा है। बस महुआ के नाम पे हमारे देश के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बातों से चिंतित होकर के सरकार ने फिर AICRP अलग अलग क्रॉप का शुरू किया, सागौन का, यूकेलिप्टस का, गम्हार का, खमार जिसे कहते हैं। तो इस तरह से एक और परियोजना चलाएगी FGR, जो आप जैसे आपने प्रश्न किया है। जी जी, कैसे वन के जिन रिसोर्स को कंजर्व किया जाए, जिन पूल को कंजर्व किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने इसी AICRP कहते हैं FGR स्कीम शुरू किया है। इसका अर्थ है फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज कैसे कंजर्व किया जा सके देश के अंदर, और उसके लेकर के जितने भी कम से कम 150 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रवार
जैसे कि हम झारखंड में काम करते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार में काम करते हैं, तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी प्रजाति है जो कि वाकई 310 वाले स्टेटस में पहुंच गया है, 310 या रेयर या एंडेंजर्ड जिसे कहते हैं, जो कैटेगरी है लग रहा है उसमें पहुंच गया है। और इसको लेकर के संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की गई, काफ़ी मीमांसा की गई। इसके बाद जाहिर हुआ कि इस तरह से एक परियोजना हमको लाना ही पड़ेगा जिससे कि तमाम जीन पूल या जीन रिसोर्सेज है इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ की, उसको कंजर्व कर सकें आप। मैं बताना चाहूँगा और बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही कि IFP रांची में हमारे एक बहुत बड़ा जीन बैंक स्थापित किया गया है। आप कभी आए तो देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया वहाँ पे सेटअप बनाया गया है, कैसे अंदर का टेम्परेचर -25 है, बाहर का 15 डिग्री है और कुछ टेम्परेचर 7 डिग्री के भी मेंटेन किए, जिससे कि सारे जर्म पजम जीनोटाइप जितने कंजर्व किए गए हैं इनके बीजों को संरक्षित किया जा सके और कुछ सालों तक इसका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें उसके अंदर अरेस्ट होकर रहे, जिससे कि उसी जीन पूल को हम फिर फर्दर कहीं प्रोपोगेट करना चाहें तो प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रयास हमारी तरफ से, हमारे काउंसिल की तरफ से किया गया है। और आइए आपका कभी स्वागत है, आपको सीड लैब भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, कैसे इस्टेब्लिश तो ये जितने भी अपने सेंटर हैं वो सारे सेंटरों पर सारे डिफरेंट टाइप से, जैसे कि मैंने बताया ना कि हम सभी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में काम करते हैं या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में काम करते हैं। जैसे कि मैं FRA की बात करूं तो टेम्परेट रीजन जो है वहाँ पे अलग प्रजाति पाई जाती है बच्चों की, जो कि यहाँ से ट्रॉपिकल रीजन से एकदम अलग होती है। तो उस क्षेत्र में काम कर, जैसे HFRA शिमला में हमारे हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उस क्षेत्र के जो जितने भी जो वृक्ष प्रजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं उनको कंजर्व करने का काम उनको दिया गया है। और हमारे क्षेत्र में जितने पाए जाते हैं प्रायोरिटी वाले स्पीसीज उनके कंजर्वेशन की जिम्मेदारी हम लोग को दी गई है। तो इससे क्षेत्रवार इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मतलब और एक आप तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी। तो जैसे कच्छ का रण क्षेत्र है या सेमी डेजर्ट जिसको बोलते हैं, डेजर्ट में तो खैर वृक्ष वगैरह होने का कोई मतलब नहीं है, सेमी डेजर्ट है या कच्छ वाला रण क्षेत्र है या ऐसे ही कोई क्षेत्र है, तो उसके लिए भी सरकार की कोई खास योजना जो वहाँ वन का विकास किया जाए या उस टाइप का कोई वनस्पति लगाया जाए, इस टाइप से भी कोई योजना? जी हाँ, एक्चुअल में जो एरिड रीजन में हम लोग एक काउंसिल का एक इंस्टीट्यूट है जी, जो कि जोधपुर में स्थित है। इसका नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, AFRI जिसे हम लोग कहते हैं, जोधपुर में है ये। और जैसे मैंने बताया क्षेत्रवार दिया गया है, तो क्षेत्रवार उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी वृक्ष प्रजाति को चिन्हित कर लें जिसका कंजर्वेशन आप लोग वहाँ कर सकें। तो ऐसे चुने हुए वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण और संकलन की जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूट को दी गई है। और निश्चित ही बहुत सही बात की आपने, डिजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, इसके साथ एक जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा डिजर्टिफिकेशन का जी 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 जी। ऊसर क्षेत्र या क्षरण वाले क्षेत्र हमारे देश के अंदर मेरे ख्याल से, मैं नहीं समझता कि जैसे कि झारखंड के क्षेत्र की बात करूँ तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये जो क्षेत्र है करीब 69% है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 69% ऊसर क्षेत्र झारखंड के अंदर है। जी बिल्कुल है। भले मैं 29% फॉरेस्ट की बात करूँ, लेकिन ये भी सच है कि 69.3% जो है वो ऊसर क्षेत्र है। तो ऐसे ऊसर क्षेत्र को कैसे हम उपजाऊ क्षेत्र में कन्वर्ट करें, इसके लिए बहुत ही जोर है सरकार का। और जैसे कि मैंने बताया कि डिजर्टिफिकेशन सिर्फ डिजर्ट का ही प्रॉब्लम नहीं है जी जी। अब ये हमारे पूरे देश की समस्या हो गई है कि कैसे ऊसर क्षेत्र के से निपटा जाए और इसको हरा भरा करने के लिए या ऊसर क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए कैसे प्रयास करते हैं, इस बारे में बहुत ही कुछ सोच विचार करके हमारे कुछ परियोजनाओं को लाया गया है। जैसे कि आपके AFRI क्षेत्र की बात करूं मैं, तो वहाँ के जो प्राइम स्पीसीज जो होती है, जो कि वहाँ के कल्चर और वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हो जाती है जी, टेकोमेला अंडोलाटा इस करके एक स्पीसीज है जी जी, खेजरी जिसे कहते हैं। और खेजरी राजस्थान में यदि आप खेजरी बोल दें तो यानी कि एक लोग अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि हम झारखंड में बात करें करम का ट्री, हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे हॉली ट्री माना जाता है, रिलीजियस ट्री माना जाता है, वैसे उस तरफ यदि डिजर्ट की बात करूँ तो खेजरी का ट्री जो है ऐसे ही उनके संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ धार्मिक वृक्ष है, धार्मिक जैसे पीपल है और बरगद है। इसका हर एक अंग जो है वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है।
आपके फ्रूट से लेकर के, पत्ती से लेकर, जड़ से लेकर के सभी चीज़ इसका जो है वो किसी न किसी तरह से मानव जाति द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से उच्छर क्षेत्र को के रोकथाम की जो कोशिश सरकार कर रही है, और ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने स्तर पर, चाहे हम संस्थान में काम कर रहा हूँ या फिर जो इंडिविजुअल्स है, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक बहुत बढ़िया अभियान शुरू किया गया था यहाँ के वन विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा, मेरी रांची मेरी जिम्मेवारी करके। जी जी जी, साल से आप जानते भी हो शायद। बिल्कुल। तो उसके तहत ऐसा किया गया था कि जितने भी ऊसर क्षेत्र हैं या ऐसे लैंड जो अवेलेबल है हमारे पास, जहाँ पर पॉसिबली भी हम लोग जो है वृक्ष प्रजाति लगा सकते हैं, या अर्बन फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल अर्बन फॉरेस्ट का, क्योंकि वृक्ष जो है वो तो जंगलों में मिलता है, और उस जंगलों का फ़ायदा हम जो आम जन है, ये अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग जो है कैसे उठा सकते वो ले नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जंगल तो आपसे कोसों दूर है, 100-200 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। अब मैं तो लाभान्वित नहीं होंगे ना सरंडा के फॉरेस्ट से, मैं तो लाभान्वित नहीं हो रहा, मुझे लाभान्वित होना है अपने आसपास के क्षेत्र के वनों से। इसीलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके अर्बन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा जो स्कीम या अभियान शुरू किया गया है। तो इसमें कुछ एरियाज़ जो है जहाँ जहाँ पे पैच मिलता है, खाली ज़मीन है, वहाँ पे हम ऐसे कुछ वृक्ष प्रजातियाँ और ऐसे क्षेत्र में डेंस प्लांटेशन कर दें, जिससे कि वहाँ पे ग्रीनरी डेवलप हो सके, वातावरण सुधर सके, पर्यावरण सुधरे, लोगों को शुद्ध हवा मिले। इसी को लेकर के अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक मियावाकी प्लांटेशन, एक प्लांटेशन का टेक्निक है, जिसे मियावाकी जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवाइस किया था। मियावाकी प्लांटेशन मीन्स आप बहुत ही सघन, कम से कम मुश्किल से 10 या 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक एक ट्री लगाते हैं, एक एक ट्री लगाते हैं। तीसरे कुछ सालों में जो है मोर्टेलिटी थोड़ा बहुत ले लें तो एक बहुत सघन क्षेत्र जो है आपके अर्बन क्षेत्र के अंदर ही विकसित हो सकता है। तो ये अभिनव प्रयास शुरू किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो इस पे संस्था ने काम किया है DPR बनाने का, DPR रिवर के रिजनरेशन के लिए, कैसे नदियों का हम पुनरुद्धार कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे इंस्टीट्यूट ने महानदी का जो DPR बनाया गया है उस पर काफ़ी प्रमुखता से काम किया, और DPR जो है सबमिट किया है माननीय केंद्रीय मंत्री, वन केंद्रीय मंत्री को, और वो अप्रूव हो गया है, और करीब 1370 करोड़ रुपए का यह परियोजना लागू किया गया है। तो ये सारे के सारे जो वन क्षेत्र में अपना जो विकास हो रहा है, वन क्षेत्र डेवलप कर रहा है, ये भारत के लिए, अपने देश के लिए और हमारी वर्तमान सभ्यता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं अपनी टीम के साथ। जोहार। जोहार।